स्वागत है आप सभी का जीके टेस्ट खजाना चैनल के अंदर। तो आज हम अपने राजस्थान जीके की जो हिस्ट्री के जो लेक्चर चल रहे थे उनके अंदर हम आगे बढ़ेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने प्राचीन सभ्यताओं को स्टार्ट किया था, तो उसी के सीरीज में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बालाथल, जो सभ्यता अपन को कहाँ पर मिलती है, उदयपुर के अंदर मिलती है। तो आज हम बातचीत करेंगे बालाथल सभ्यता जो कहाँ पर मिलती है, उदयपुर के अंदर। जब बालाथल की अपन बात करेंगे तो ये अपनी क्या हो जाएगी, ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति की होती है। और बालाथल उदयपुर की जो टाइमिंग जो बताई गई है वो 3000 ईसा पूर्व से लगाकर 2500 ईसा पूर्व तक इसका टाइम रहा होगा बालाथल का। और इसकी खुदाई का कार्य जो किया गया था 1993 में V.A. शिंदे और V.N. मिश्रा और R.K. मोहंती के द्वारा किया गया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज होती है कि बहुत सी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बालाथल उदयपुर की खुदाई का कार्य किसके द्वारा किया गया था। तो आपको पता होना चाहिए कि 1993 में V.A. शिंदे और V.N. मिश्रा और R.K. मोहंती के द्वारा बालाथल उदयपुर का खुदाई का कार्य किया गया। और इस खुदाई के दौरान पता चला कि जो बालाथल उदयपुर की सभ्यता है वो 3000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व के टाइम की रही होगी। अब यहाँ पर अपने मछली पकड़ना और कृषि पर जीवन आधारित था, इसके भी साक्ष्य अपन को बालाथल उदयपुर से प्राप्त होते हैं। मृदभांड, पत्थर के मनके, मिट्टियों की मूर्तियां और ताम्र औजार का मिलना भी बालाथल उदयपुर में प्राप्त होते हैं। मिट्टी की बनी सांड की मूर्ति भी अपन को बालाथल उदयपुर से प्राप्त होती है। और यहाँ पर अपन को 3 तांबे की सिक्के जिन पर हाथी व चंद्रमा की आकृति बनी हुई है वो भी प्राप्त होती है। तो बहुत सी बार क्वेश्चन पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अलग से मार्क कर दीजिएगा कि बालाथल उदयपुर से अपन को 3 तांबे के सिक्के प्राप्त हुए जिन पर हाथी व चंद्रमा की आकृति बनी हुई है। साथ ही साथ अपने बालाथल सभ्यता में लोहा गलाने की भट्टियों का भी साक्ष्य प्राप्त होते थे। ये सारे इंपॉर्टेंट बातें थी अपनी बालाथल सभ्यता उदयपुर के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए थी। नेक्स्ट हो जाएगी अपनी बागोर की सभ्यता, जो अपनी क्या हो जाएगी, मिलती है अपन को कहाँ पर, भीलवाड़ा के अंदर। तो बागोर सभ्यता जो अपन को कहाँ पर मिलती है, भीलवाड़ा के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या हो जाएगी कि बहुत सी बार पूछा गया क्वेश्चन है कि बागोर सभ्यता जो भीलवाड़ा में स्थित है किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो ये कोठारी नदी के किनारे पर बसी हुई है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ का। अगर इसके उत्खनन की बात की जाएगी तो इसको उत्खनन का कार्य 1967 से 68 व 69 में डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र के द्वारा किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र के द्वारा बागोर भीलवाड़ा की उत्खनन का कार्य किया गया था। अगर पूछा जाए कि पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य अपन को कौन सी सभ्यता से प्राप्त होते हैं, तो राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य बागोर भीलवाड़ा से ही प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर ताम्र के उपकरण, लोह के उपकरण व मृदभांड के टुकड़े भी अपन को प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट सभ्यता की अगर मैं बात करूंगा तो कौन सी हो जाएगी, अपनी बरोड़ श्री गंगानगर की हो जाएगी। तो देख लेते हैं कि बरोड़ श्री गंगानगर के अंदर अपन को कहाँ पर प्राप्त हुई और क्या क्या चीजें यहाँ पर अपन को प्राप्त होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात की यहाँ सरस्वती नदी के किनारे अवस्थित है, क्या हो जाएगी अपनी, सरस्वती नदी के किनारे अवस्थित बरोड़ श्री गंगानगर के अंदर है अपनी। यहाँ मिट्टी के बर्तनों में काली मिट्टी का प्रयोग किया गया था और साथ ही खेल खड़ी के लगभग 8000 मणके भी प्राप्त होते हैं। कहाँ से अपन को, बरोड़ श्री गंगानगर से। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि खेल खड़ी के लगभग 8000 मणके किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि बरोड़ श्री गंगानगर से खेल खड़ी के लगभग 8000 मणके प्राप्त हुए हैं। बोरला शंख की तराशी हुई चूड़िया और तांबे की चूड़िया भी अपन को कहाँ से मिलती है, बरोड़ श्री गंगानगर से मिलती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि 8000 मनके जो खेल खड़ी के बने हुए हैं वो कहाँ से प्राप्त होते हैं, अपन को बरोड़ श्री गंगानगर से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट सभ्यता की बात कर रहे हैं, वापस से अपन उदयपुर शहर के अंदर आ चुके हैं। नाम है इसका आहड़ सभ्यता। बहुत ही कंफ्यूजन सा क्वेश्चन आपको मैंने स्टार्टिंग के फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था, जो यहाँ से पूछा जाता है कि आहड़ सभ्यता को क्या बोला जाता है, अपनी ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ताम्रवती नगरी की जननी किसको कहा जाता है, तो गणेश्वर सभ्यता आंसर होगा। बहुत ही कंफ्यूजन से यहाँ पर 2 स्टेटमेंट है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब अपन आहड़ सभ्यता की बात करेंगे तो ये ताम्रवती नगरी के नाम से जानी जाती है, और जब गणेश्वर सभ्यता की अपन बात करेंगे तो क्या हो जाएगा,
ताम्रवती नगरी की जननी के नाम से जाना जाता है किसको? गणेश्वर सभ्यता को। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात कि आहट सभ्यता कहाँ पर प्राप्त होती है? तो उदयपुर में प्राप्त होती है, या आयड़ व बेडश नदी के किनारे मिलती है। इसका जो समय रहा होगा वो 2000 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व का समय आहट सभ्यता का था। इसका खोज का कार्य अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा 1953 में किया गया था। किसके द्वारा? अक्षय कीर्ति जी व्यास के द्वारा 1953 में किया गया था। 1956 में इसका उत्खनन का कार्य रतन चंद्र जी अग्रवाल के द्वारा किया गया था, बट इन्होंने स्टार्ट ही किया था, इसको कंप्लीट नहीं किया था इसको उत्खनन का कार्य। तो कंप्लीट बृहद स्तर पर टोटल इसका उत्खनन का कार्य किसके जाता है? तो 1961 के अंदर HD साकलिया जी आते हैं और वो क्या करते हैं? इसके कार्य को क्या कर देते हैं? उत्खनन के कार्य को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर आहट सभ्यता के अन्य बहुत सारे नाम है। तो सबसे पहला नाम कौन सा हो जाएगा अपना? आगाटपुर की सभ्यता, बड़े मृत भांडू की सभ्यता, कोठ गोरे की सभ्यता, दूलकोट की सभ्यता और बना सभ्यता। और ये क्वेश्चन तो बहुत सी बार पूछा हुआ है कि ताम्रवती नगरी के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? आहट सभ्यता। नेक्स्ट मैं बात करूंगा आहट सभ्यता के बारे में। तो आपको पता होना चाहिए कि यह आहट सभ्यता अपनी ग्रामीण सभ्यता है। आहट सभ्यता कौन सी? अपनी ग्रामीण सभ्यता है और मनुष्य यहाँ पर शिकारी प्रवृत्ति का हुआ करता था। अब यहाँ के अगर घरों की अगर मैं बात करूंगा तो क्या हो जाएगा कि यहाँ के जो घर बने हुए थे वो जो नींव जो बनाई जाती थी वो किसकी बनाई जाती थी? पत्थर की बनाई जाती थी। जो छत जो बनी होती थी घरों किसकी बनी होती थी? वो घास की। दीवारें जो बनाई जाती थी वो किसकी बनी होती थी? अपनी लकड़ियों की बनी होती थी। तो ये इंपॉर्टेंट बात की छत घास की, दीवार लकड़ी की और नींव पत्थर की। ये जो अपन को घर के कंस्ट्रक्शन का जो कार्य दिखाई देता है वो किस सभ्यता में दिखाई देता है? आहट सभ्यता के अंदर मिलता है। यहाँ पर एक ही घर से अपन को कितने 6 चूल्हे प्राप्त होते हैं। तो इससे अपन को पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर इस समय पर संयुक्त परिवार रहे होंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी कि यहाँ से टेराकोटा से निर्मित वृषभ की आकृति की मूर्ति प्राप्त हुई है जिसे बनासियन बुल भी कहा जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो जाती है ये कि बनासियन बुल वृषभ की आकृति की मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त होती है? तो कहाँ से प्राप्त होती है? वृषभ की आकृति की जो मूर्ति प्राप्त होती है वो कहाँ से मिल जाएगी? आहट सभ्यता से। साथ ही बिना हत्थे के पानी के बर्तन व ऐसे ही बर्तन हमें ईरान से भी प्राप्त हुए हैं जो इसका आपस में संबंध को दर्शाते हैं कि हो सकता है कि इसका संबंध आहट सभ्यता का संबंध ईरान से रहा होगा। कुछ और इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर कि आहट से हमें तांबे की 6 मुद्रा व 3 मोहरें भी प्राप्त हुई है जिन पर त्रिशूल, यूनानी देवता अपोलो की तस्वीर भी मिली है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है कि कितनी बार पूछा गया है कि आहट से अपन को 6 तांबे की मुद्रा और 3 मोहरें प्राप्त हुई है। और अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मोहरों पर त्रिशूल व यूनानी देवता अपोलो की तस्वीर किस सभ्यता से प्राप्त होती है? तो आहट सभ्यता से प्राप्त सिक्के व मोहरों के ऊपर त्रिशूल व यूनानी देवता अपोलो की तस्वीर अपन को मिली है। साथ ही साथ यहाँ पर तांबे गलाने की भट्टी व तांबे का दीपक थाली भी यहाँ से मिलती है। कहाँ से? आहट सभ्यता से प्राप्त हुई है। कहाँ से? आहट सभ्यता से। जो उदयपुर की बात चल ही रही है तो अपन एक और सभ्यता की बात करते हैं जो उदयपुर के अंदर मिलती है। नाम है इसका इस्वाल सभ्यता, जो अपन को कहाँ पर मिलती है? उदयपुर शहर के अंदर। यहाँ से लोहा निकाला जाता था। आपको पता होगा उदयपुर शहर से लोहे गलाने की माइंस वगैरह का जितना भी काम था अपना बहुत ही बृहद मात्रा में होता था। तो स्टार्टिंग में यहाँ से लोहा निकालने का काम पहले किया गया था। इसे प्राचीन काल में औद्योगिक नगरी के नाम से जाना जाता था और यहाँ पर ऊँट का दांत भी मिला। तो इससे यहाँ पता चलता है कि इस टाइम के ऊपर ऊँटों का भी निवास रहा होगा। तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अगर औद्योगिक नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, आंसर क्या हो जाएगा? इस्वाल को औद्योगिक नगरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी अपनी गिलुंड राजसमंद की। अगर मैं बात करूंगा तो गिलुंड सभ्यता अपन को कहाँ पर मिलती है? राजसमंद के अंदर मिलती है। इसके टाइमिंग की अगर अपन बात करेंगे तो टाइमिंग 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व का समय होगा। यहाँ पर 5 प्रकार के मृद भांड मिले हैं। 5 सादे, लाल और काले प्याले व दस्तरिया भी हमको गिलुंड राजसमंद की सभ्यता से प्राप्त होती है।
नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट सभ्यता की मैं बात करूंगा कि रेड टोक की बात करते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सभ्यता है। और क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको ट्रिक के माध्यम से यहाँ पे बता रहा हूँ। ट्रिक क्या है, पहले हम ट्रिक देख लेते हैं कि आपको ट्रिक ध्यान में रखनी है। टाटा के घर आज मैं रेड मारूंगा पर मुझे कोई टोकना मत। अब भाई टाटा बहुत ही बड़ा आदमी है, अगर मैं रेड मारने जाऊंगा तो उसको रोकने के लिए बहुत ही पॉलिटिकल प्रेशर आएगा। तो मैं पहले से बता रहा हूँ कि रेड तो टाटा के घर पे पड़ेगी बट मुझे कोई रोकना मत। तो ट्रिक अब अपनी यहाँ से कैसे लिंक हो रहे देखो कि एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार 3050 सिक्कों का भंडार जो मिला है वो कहाँ से मिला अपन को, रेड टोक से मिला है। अतः इसे राजस्थान का टाटा नगर भी कहा जाता है। तो आपको राजस्थान का टाटा नगर किसे कहा जाता है, तो रेड टोक को। तो आप ट्रिक में देख सकते हैं कि टाटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये अपना टाटा हो गया और रेड से क्या हो जाएगी, रेड सभ्यता हो जाएगी। तो आपको पता होना चाहिए कि टाटा के पास बहुत ही पैसा है, मतलब आप यहाँ पे याद रख सकते हैं सिक्कों का भंडार अपन को टाटा नगर जिसको बोला जाता है वहां से प्राप्त हुआ है। तो ये छोटी सी ट्रिक इन दोनों चीजों को याद रखने के लिए। साथ ही साथ इसके उत्खनन का कार्य 1938 के अंदर किया गया था। वो किसके द्वारा किया गया था, अपना के.एन. सूरी के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि आज ये जो हमारी सीरीज चल रही है, अगर राजस्थान के आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो राजस्थान हिस्ट्री का जो टॉपिक रहेगा वो हर एग्जाम के अंदर आपको कॉमन ही मिलेगा। तो हम जितने भी एग्जाम है राजस्थान का, अगर आप है ना आरएस से लगा के राजस्थान है ना कांस्टेबल के एग्जाम तक की तैयारी कर रहे हैं तो आप है ना बेझिझक होकर आप यहाँ से राजस्थान हिस्ट्री के सिलेबस को देख सकते हैं, क्योंकि हम हर एक टॉपिक को यहाँ पर कवर करेंगे। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि तिलवाड़ा की अगर मैं बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, तिलवाड़ा बाड़मेर की अगर अपन बात करेंगे तो क्या हो जाएगा कि अपने बाढ़ में अब अपना क्या था कि खेत है, तो खेत में अपन ने क्या कर रखा है कि तिल को उगा रखा है। तो याद क्या रखना है कि बाढ़ में अपन ने क्या कर रखा है, तिल को उगा रखी है। तो ट्रिक से क्या हो जाएगा कि बाढ़ से तो क्या हो जाएगा, अपना बाड़मेर हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा कि पशुपालन के शास्त्र अपन को तिलवाड़ा बाड़मेर से मिलते हैं। अब ट्रिक क्या थी कि यहाँ पर कि बाड़मेर में तिल उगा रखी है, तो तिलवाड़ा कहाँ पे मिलेगी अपन को, बाड़मेर के अंदर मिलेगी। साथ ही आपको पता होगा कि बाढ़ क्यों लगाई जाती है। जब आप देखोगे कि जो खेत जब बनाया जाता है तो क्या किया जाता है, उसको बाढ़ से क्या जाता है, कॉटेड किया जाता है, ताकि क्या करेगी जो मवेशी जो एनिमल्स होते हैं वो क्या कर सके, अंदर एंट्री ना ले सके। तो पशुपालन के साक्ष्य को भी आप यहाँ से याद रख सकते हैं कि कहाँ से मिलते हैं, तिलवाड़ा बाड़मेर से प्राप्त होते हैं। आंगन में चौरस पत्थरों का प्रयोग भी अपन को कहाँ पर मिलता है, तिलवाड़ा बाड़मेर से मिलता है। और यहाँ तिलवाड़ा लूणी नदी के तट पर 5 आवासों के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट सभ्यता की अगर मैं बात करना चाहूँ तो कौन सी हो जाएगी, अपनी कुराड़ा, जो नागौर के अंदर मिलती है। कौन सी सभ्यता, कुराड़ा नागौर के अंदर। अब कोई लड़की अगर कहीं देखी हो आपने कि कुरूप है, फिर भी उसको कोई ना घूर घूर के देख रहा है, तो लड़की बोल रही कि भाई मैं कुरूप हूँ फिर भी मुझे क्या कर रहे, गौर से देख रहे हैं ये लड़के। तो यहाँ से आपको ध्यान में क्या रखना है कि कुरूप से क्या हो जाएगा, अपना कुराड़ा हो जाएगा। गौर से क्या हो जाएगा, अपना नागौर हो जाएगा। तो नागौर पर्वतसर के अंदर अपन को कुराड़ा सभ्यता प्राप्त होती है, जहां पर तांबे के औजार को मिलते हैं। नेक्स्ट अपनी हो जाएगी नगर टोक की अगर मैं बात करूंगा कि ना घर में टोक। अब नगर टोक के लिए अपने को जो ध्यान में रखना है, तो मोस्टली यहाँ से आपको पूछा जाता है कि नगर सभ्यता कहाँ से प्राप्त होती है, तो ये अपन को टोक से प्राप्त होती है। तो यहाँ पर याद रखने के लिए ट्रिक क्या हो जाएगी, ना घर में टोक ना बाहर टोक, ना घर में ना घर। तो यहाँ से आपको पता पड़ रहा होगा कि नगर, टोक से क्या हो जाएगा, अपना टोक हो जाएगा। तो नगर सभ्यता अपन को कहाँ से मिलती है, टोक से मिलती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि महिषासुर मर्दनी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त होती है, तो नगर टोक से महिषासुर मर्दनी की प्रतिमा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपना एक मुखी शिवलिंग। एक मुखी शिवलिंग की अगर मैं बात करूंगा तो एक मुखी शिवलिंग भी अपन को नगर टोक से ही प्राप्त होता है। साथ ही पत्थर पर मोदक के रूप में गणेश जी का अंकन व लक्ष्मी जी की प्रतिमा 3 फणधारी नाग का अंकन भी नगर टोक से ही प्राप्त होता है। साथ ही अपन अब 2 से 3 अपनी जो प्राचीन सभ्यता है बाकी है उसको करके प्राचीन सभ्यताओं के टॉपिक को यहाँ पर फिनिश करेंगे। तो देख लेते हैं अंतिम नगरी। अगर चित्तौड़ की बात करूंगा तो आपको पता होगा नगरी तो नगरी चित्तौड़ है, बाकी सब क्या है, तो ये आपने एक लाइन सुनी होगी
तो चित्तौड़ नगर, तो यहाँ से आपको क्या कि ये सबसे प्राचीन नाम की अगर मैं बात करूंगा तो इसका प्राचीन नाम क्या हो जाएगा अपना, मध्यमिका हो जाएगा अपना। यहाँ पर अपन को शिवी जनपद के अवशेष भी प्राप्त होते हैं नगरी चित्तौड़ से। प्राचीन में वैष्णव मंदिर के अवशेष भी यहाँ से अपन को मिले हैं। नेक्स्ट अगर मैं सभ्यता की बात करता हूँ तो कौन सी हो जाएगी, गड़दड़ा। तो गड़दड़ा अपन को कहाँ से मिलती है, अपनी बूंदी से मिलती है। अब यहाँ से ट्रिक की अगर मैं बात करूंगा तो अगर आपने देखा होगा कि नमकीन जब बनाई जाती है ना, तो याद रखने के लिए ट्रिक है, आप इसको लॉजिकली आपको सोचना है बस चीज़ों के बारे में। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन पुट अप होगा तो आपको ये चीज़ विजुलाइज हो जाएगी डायरेक्टली। तो जब भी नमकीन बनाई जाती है तो आपको पता होगा कि एक झारा लिया जाता है, छेद वाला जो एक बड़ा सा चम्मच होता है, और उसके ऊपर क्या किया जाता है, झड़ झड़ कर बनाई जाती है, घर घर करके नमकीन बनाई जाती है, तब जाके वो नमकीन बनती है अपनी, है ना। तो बूंदी जो होती है अपनी, या तो नमकीन ले लो या बूंदी की बात कर लो, तो बूंदी है ना, जारे में क्या करते हैं अपन, घर घर के बनाई जाती है। तो घर घर से क्या हो जाएगा अपना, गड़दड़ा सभ्यता हो जाएगी। और कहाँ से मिलती है अपन को, बूंदी से प्राप्त होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि प्राचीन भारत की रॉक पेंटिंग की अगर मैं बात करूँ तो कहाँ से प्राप्त होती है, तो ये अपन को गड़दड़ा बूंदी से ही प्राप्त होती है। कौन सी, प्राचीन भारत की रॉक पेंटिंग। नेक्स्ट बात मैं करूंगा कि सोंथी अपन को सभ्यता कहाँ से मिलती है, बीकानेर। तो आपको पता होना चाहिए, इसको याद रखने के लिए क्या होगी कि आपको पता होगा कि बीकानेरी भुजिया जो नमकीन है उसकी सौंधी सौंधी क्या आती है, खुशबू आती है। तो आप यहाँ से ट्रिक के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं कि बीकानेरी भुजिया की सौंधी सुगंध आती है। तो सौंधी से क्या हो जाएगा अपना, सौंधी सभ्यता कहाँ से मिलती है अपन को, बीकानेर से मिलती है। यहाँ पर कालीबंगा प्रथम सभ्यता भी कहा जाता है, इसको सौंधी सभ्यता को कालीबंगा प्रथम सभ्यता कहा जाता है। नेक्स्ट सभ्यता की अगर मैं बात करूंगा और लास्ट आज की सभ्यता है ये अपनी सुनारी। सुनारी अपनी कहाँ की, अपनी झुंझुनू की है। तो इंपॉर्टेंट बात क्या हो जाएगी यहाँ पर, ट्रिक अपनी, तो ट्रिक क्या हो जाएगी कि भगवान के लिए झुंझुना भी तो क्या, कान्हा को जब अपना कृष्ण जन्माष्टमी होती है तो क्या करते हैं अपन, झूला झुलाया जाता है, साथ ही क्या करते हैं, झुंझुना भी बजाया जाता है। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन क्या हो गया, सोने के झुंझुने से क्या कर रहे हैं अपन, बाल गोपाल श्री कृष्ण भगवान को क्या कर रहे हैं अपन, आनंदित कर रहे हैं उनको। तो क्या हो जाएगा, झुंझुना, वो भी किसका, सोने का। तो ये ट्रिक हो जाएगी अपनी सुनारी और झुंझुनू। यहाँ पर अपन को लोहा गलाने की भट्टी भी प्राप्त हुई है, साथ ही यहाँ पर अपन को लोहे का कटोरा और लोहे के तीर व भाले के अग्रभाग भी प्राप्त होते हैं। तो देख सकते हैं इसी प्रकार हमने जितनी भी सभ्यताएं थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट जितने इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे उसको भी हमने डिस्कस किया। तो प्राचीन सभ्यताओं से रिलेटेड वाला जो टॉपिक था यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर करना है। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।